एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले समाजशास्त्र के पेपर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है भारतीय समाज एवं संस्कृति। ठीक है, और इसका मॉडल पेपर हमने तैयार किया है जो 2022 में आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पेपर करवा लिया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पेपर स्टार्ट हुआ है, अभी एक एक पेपर हुए हैं, 2 पेपर हुए हैं और ये आपका चौथा पेपर है। तो जिनका पेपर अभी नहीं हुआ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित ये साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंड में बाँट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है कि खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहले हम खंड आ वाले सेक्शन को कवर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जब आपको पेपर मिलेगा तो खंड आ के नीचे एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि सभी प्रश्न करने आपको क्या है, अनिवार्य है और प्रत्येक सब प्रश्न का जवाब जो है 50 शब्दों में होना चाहिए। कितने शब्द में मेरे दोस्त? तो 50 शब्द में आपको इनके जवाब देने होते हैं। यहाँ पे आपके टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न के पीछे आपको 2 नंबर मिलता है और 10 प्रश्न के पीछे आपको टोटल यहाँ पे 20 नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये 2-2 नंबर के प्रश्न आपसे कौन-कौन से पूछ रहे हैं कि उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना है। पहला आपसे पूछ रहा है सामाजिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल सामाजिक व्यवस्था लिख के छोड़ दिया, तो इसका मतलब यही हुआ कि सामाजिक व्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा, समाज एक अखंड संगठन या व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अखंड संगठन या व्यवस्था नहीं है। अखंड मतलब होता है कि जो जिसको कभी तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो वो उस प्रकार से नहीं है, समाज तोड़ता रहता है, ये कई इकाइयों में बंटा रहता है। ठीक है, तो आगे आपको लिखना रहेगा ये अनेक इकाइयों के सहयोग से बनता है। कई सारी इकाइयां मिलती हैं तो उससे एक समाज का निर्माण होता है। आगे आपको लिखना रहेगा दूसरे शब्दों में समाज की कुछ नियामक इकाइयां होती हैं। ये इकाइयां समाज में पाई जाने वाली समय समिति, संस्था, वर्ग, जाति आदि होती हैं। ठीक है, तो कुछ इसकी क्या होती हैं, नियामक इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा, समिति होती है, संस्था होती है, वर्ग होते हैं, जाति होते हैं, ये सारी क्या होते हैं, इसकी इकाइयां होती हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा इनमें से प्रत्येक इकाई का समाज में एक निश्चित स्थान और एक निश्चित कार्य होता है। ठीक है, तो अभी आप सभी को पता है कि अगर ये इकाई बनी है, समाज की इकाई है, तो इसका एक अपना स्थान भी होगा और इसका एक अपना निश्चित कार्य भी होगा। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा इसी प्रकार समाज की अन्य इकाइयां भी एक दूसरे से संबंध होती है। मतलब कहते हैं कि यहाँ की जितनी भी इकाइयां हैं ये एक दूसरे से क्या रखती हैं, अपना एक ताल्लुकात रखती हैं, एक संबंध रखती हैं। आगे आपको लिखना रहेगा और इनके फलस्वरूप उनका एक संगठित व संतुलित रूप प्रकट होता है। जो ये साथ में रहती हैं, इनका जो संबंध देखा जाता है तो उसका फलस्वरूप ये होता है, उसका क्या बोलते हैं, रिजल्ट हमें ये मिलता है कि ये एक संगठित और संतुलित रूप में क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। इसे को समाज, संगठन या व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसी को समाज, संगठन या फिर व्यवस्था कहते हैं। तो आई होप ये सामाजिक व्यवस्था से आपका जो है सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। कॉपी और कलम साथ में लिख कर लेकर के बैठा करो कि जो चीज़ें ना समझ में आप लिखते चलो, दोबारा उनको पढ़ोगे या दोबारा इस वीडियो को जब देखोगे तो आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, काफ़ी बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर आप जो है किताबी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। मेरे भाई आपको बता दूं कि मैं कोई ऑलराउंडर नहीं हूं। ठीक है, मेरा जो अपना खुद का क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है, पर्सनल सब्जेक्ट, वो एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, लेकिन सारे सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको सहायता मिलती है, जो कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको बुक पढ़ने का उतना समय नहीं मिलता है। हो सकता है हमारे बोलने से जो वो सुन पाते हैं, जिनसे वो पढ़ पाते हैं तो लाभान्वित हो पाते हैं, वो अच्छा नंबर भी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि टीचर वगैरह जो है इसके लिए अभी कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है। टीचर तो तैयार हैं, बस थोड़ा सेटअप बन रहा है, उसको बनने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और क्योंकि अच्छे से बनवाना पड़ेगा। तो अभी जैसे ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं, आपके स्पेशल टीचर भी इसके दिलाए जाएंगे। अभी खैर आप टेम्परेरी काम चलाओ, ठीक है, कंपार्टमेंट जिसे कहते हैं, तो अभी आप यहीं से काम चला सकते हैं। ठीक है,
तो अभी आप इतना वो मत होइए, हाइपर मत होइए और देखा जाता है, अब व्यवस्था की जाएगी सारी चीज़ों की। देखते हैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, धर्म की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? धर्म की अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा, धर्म का मूल सिद्धांत आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना ही है। मतलब अपने आत्मज्ञान, मतलब आत्मज्ञान का मतलब समझ रहे हैं, अपनी आत्मा से आप जब संपर्क साध लेते हैं, स्वयं से ही आपको अपने इस प्रश्नों का जवाब मिलने लगता है, वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है, ठीक है? क्योंकि आत्मा ही ईश्वर का वास्तविक निवास स्थान है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? आत्मा ही ईश्वर का वास्तविक निवास स्थान है। यह ज्ञान की ईश्वर प्रत्येक प्राणियों के हृदय में निवास करता है, सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है, ठीक है? आगे लिखना है, इससे स्पष्ट होता है कि जो तत्व व्यक्तियों के चरित्र और नैतिक भावनाओं की परिष्कृत करें तथा उनमें कर्तव्यों की भावना को विकसित करें, वही वास्तविक धर्म है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? फिर से आप ध्यान ध्यान दीजिएगा कि जो तत्व व्यक्तियों के चरित्र और नैतिक भावनाओं को परिष्कृत करें, ठीक है? क्या उनके चरित्र और नैतिक भावनाओं को क्या करें? परिष्कृत करें तथा उनमें कर्तव्य की भावना को विकसित करें, वही वास्तविक धर्म है, ठीक है? आगे आपके डॉक्टर राधा कृष्णन महोदय ने लिखा है, अपने शब्दों में लिखते हुए धर्म की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है? अपना दैनिक जीवन मतलब जो आप डेली की रोज़मर्रा की चीज़ें यूज करते हैं, अपना रोज का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वही दैनिक जीवन। इसके द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, सामाजिक संबंध, आसपास के लोगों से हमारा संबंध बनता है, ठीक है? वही धर्म है, ठीक है? किसने कहा है? राधा कृष्णन जी ने कहा है। और आगे वो कहते हैं कि यह जीवन का सत्य है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जीवन का सत्य है तथा हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। क्या करती है? हमारी प्रकृति कैसी होगी, ये हमारा धर्म ही हमें क्या करता है? निर्धारित करता है कि हमारी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है? चलिए, तो ये आपकी धर्म की अवधारणा के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो एक और लिख सकते हैं, एक वैज्ञानिक का नाम जो अक्सर करके आपके सामने आ जाते हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है कि जिससे मानव जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष का विकास हो, जिससे सभी प्रकार का अपना और सबका हित हो, जिससे सभी को सुख संतोष मिले, जो जीवन में व्यवस्था, नियमबद्धता, चेतना और पवित्रता के द्वारा पूर्णता उत्पन्न करें, जो वेदों में निर्देश हो, वही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। कौन कहते हैं? आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी इसके बारे में बताते हैं, धर्म के बारे में, ठीक है? चलिए, तो आई होप दूसरा भी आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरा आपका यहाँ पे कर्मवाद के बारे में पूछा गया है। पूछा गया आपसे कि कर्मवाद से आप क्या समझते हैं या कर्मवाद के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आपको कुछ जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कर्म का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है? जिसके अनुसार मनुष्य का प्रमुख दायित्व कर्म करना है, ठीक है? हमारा क्या मुख्य दायित्व क्या होता है कि हम केवल कर्म करें। आगे आपको लिखना है, कर्म सभी प्रकार की सिद्धियों का आधार है। कोई भी सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आध्यात्मिक के रूप में, चाहे आप भौतिक रूप में, कोई भी सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको कर्म करना होगा, ठीक है? सिद्धि का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई आप मंत्र वगैरह पढ़ के उसमें सिद्धि प्राप्त कर लें। कोई भी सिद्धि आप एजुकेशन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या आपका जो भी टैलेंट है उसमें सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है? जिसे कौशल बोलते हैं, तो या फिर कुशलता आप कह सकते हैं कि अच्छे से जो चीज़ आपको आ जाए, निपुणता जिसमें कहते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा? लगातार कर्म करना होगा। कर्म से तात्पर्य निष्काम कर्म से है, निष्काम कर्म से है, ठीक है? आगे लिखना रहेगा, व्यक्ति यदि फल की इच्छा से कोई कार्य करता है तो वह कर्म से दूर हो जाता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त? अगर आप अपने मन में किसी फल की इच्छा कर रखते हुए और किसी कार्य को करते हैं तो आप क्या होते हैं? कर्म से दूर हो जाते हैं। उससे ना तो कर्म का कोई लाभ मिलता है, ना ही इससे सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता मिल पाती है, ठीक है? आगे लिखना होगा, इस प्रकार कर्मवाद लोक कल्याणकारी है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जो कर्मवाद है वो लोक कल्याणकारी है तथा इसका उद्देश्य व्यक्ति में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? व्यक्ति के अंदर जो नैतिक उत्तरदायित्व की भावना है उसको विकसित करना ही क्या है? कर्मवाद है, ठीक है? चलिए, आई होप ये आपका कर्मवाद वाला भी क्लियर हो गया होगा।
चौथा नंबर प्रश्न आपसे मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि पुनर्जन्म क्या है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है पुनर्जन्म के बारे में। पुनर्जन्म के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, उसकी परिभाषा देनी है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब हमें किस प्रकार से देना होगा। आपको बताना होगा कर्मवाद की भावना, क्या मेरे प्यारे दोस्त? कर्मवाद की भावना को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए पुनर्जन्म की धारणा को विकसित किया गया। ठीक है, आपका जो कर्मवाद था इसकी भावना को क्या बनने के, प्रभावपूर्ण बनाने के लिए। अगर आपसे ये कहा जाता कि कोई दिक्कत नहीं, करो, सब कुछ सही चल रहा है, गलत करो सही करो लेकिन करो। अब आप क्या करते, गलत भी करते सही भी करते, ठीक है। लेकिन आपके मन में क्या बिठाया जाता है कि अगर भैया कोई काम गलत करोगे और उसका हिसाब अगर इस जन्म में नहीं हो पाया तो आप फिर से जन्म लोगे और उसमें आपके इन सारे कर्मों का हिसाब होगा। इसी डर से आदमी जो है गलत कामों से थोड़ा पीछे हटता है। थोड़ा बहुत तो, ना ज़्यादा तो 40% तो ये दबाया ही जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको लिखना रहेगा पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए गए कार्य या फिर कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। कहाँ तक मेरे प्यारे दोस्त? जन्म जन्मांतर तक। इसी जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों तक भी आपको इन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। हम जो कर्म करते हैं उसका कुछ फल इसी जीवन में मिल जाता है, जबकि शेष कर्म प्रारब्ध के रूप में हमारे आगामी जीवन को प्रभावित करते हैं। जो इस जन्म में आप कार्य करोगे इसका कुछ फल तो आपको इसी जन्म में मिल जाएगा, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको आपको प्रारब्ध के रूप में आने वाले जन्म में आपको मिलेगा, ठीक है। आगे आपको लिखना रहेगा पुनर्जन्म में मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी बंधे रहते हैं। इसमें क्या, अगर कोई देवता ने भी यहाँ पे मनुष्य के रूप में जन्म लिया, मान लेते हैं भगवान राम ने यहाँ पे जन्म लिया था, अगर कोई ऐसा काम किए, अभी आप एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, उन्होंने बाली को मारा था और पीछे से छुप के मारा था, ठीक है। उसका फल भोगने के लिए उन्हें फिर यहाँ पे पृथ्वी लोक पे आना पड़ा कृष्ण भगवान के अवतार में। और क्या हुआ कि एक बहेलिया ने उनके पैर में जो है तीर मड़ी लगी हुई थी, वहां पे ही इनका जीवन था। वहां पे उसने अपने तीर का निशाना लगाया, उसको लगा किसी हिरन की जो है क्या है, आंख है, और वहां पे उस बहेलिया के द्वारा मारे गए। और जो कि बताया जाता है कि बाली का ही दूसरा पुनर्जन्म का अवतार है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें मनुष्य ही नहीं, क्या देवता भी क्या होते हैं, इसमें बंधे रहते हैं। अच्छे कर्म समाप्त हो जाने पर देवता को भी पृथ्वी पर आकर पुनः जन्म लेना पड़ता है, ठीक है। जब इनके क्या होते हैं, अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है, फिर से आके पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्ति के सभी सुख दुख, सफलता असफलता, समृद्धि और निर्धनता, ठीक है, पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है, ठीक है। तो आई होप आपको लगता होगा जैसे ये पंडित जी द्वारा थोड़ा प्रवचन वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि शब्द ही ऐसे यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो हमको खुद फील हो रहा है जैसे कि हम कोई प्रवचन वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप ये आपका पुनर्जन्म वाला भी क्लियर हो गया होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। अगर पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया नहीं पसंद आया, क्या दिक्कत आई, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है पुरुषार्थों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। पुरुषार्थ का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है, पुरुषार्थों का उल्लेख करना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। पुरुषार्थ से अभिप्राय जीवन के 4 आधारभूत कर्तव्यों से है। किससे मेरे प्यारे दोस्त? जीवन के 4 आधारभूत कर्तव्यों से हैं, जिन्हें क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। क्या क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। ये चारों कर्तव्य 4 पुरुषार्थ हैं जिनकी पूर्ति करके मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अगर वो इनकी पूर्ति करे तो वो क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, मतलब उसको इस दुनिया से जो है छुटकारा मिल जाता है, जन्म लेने आने जाने से पृथ्वी से उसको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। ये चारों कर्तव्य 4 पुरुषार्थ हैं जिनकी पूर्ति करके मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आगे आपको लिखना रहेगा चारों पुरुषार्थ के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कपाड़िया का कथन है, उन्होंने कहा है कि मोक्ष मानव जीवन का चरम उद्देश्य है। क्या? सबसे बड़ा उद्देश्य उसका क्या होता है? मोक्ष होता है मनुष्य का। आगे उन्होंने लिखा है तथा मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। उन्होंने आगे लिखते हुए लिखा है अर्थ मानव के धन प्राप्त करने के क्या मेरे प्यारे दोस्त, अर्थ जो है वो मानव के धन प्राप्त करने से सहज स्वभाव की ओर संकेत करता है, ठीक है। मतलब अर्थ का यहाँ पे संबंध जो है धन से लिया गया है, पैसों से लिया गया है। काम मानव के सहज स्वभाव के भावुक
क्या मेरे प्यारे दोस्त भावुक जीवन को व्यक्त करता है। तो अभी आप यहाँ पे काम जो है ये क्या करता है, मनुष्य का जो भावुक वाला पक्ष होता है वो काम से संबंध रखता है तथा इसका कार्य मनुष्य की काम भावना और सौंदर्य प्रियता की वृत्ति को स्पष्ट करना है। ठीक है, मतलब जो मनुष्य के अंदर काम भावनाएं जागती हैं किसी स्त्री को देखकर मनुष्य और मनुष्य को देखकर किसी स्त्री, पुरुष को देखकर स्त्री और स्त्री को देखकर जो पुरुष के अंदर आकर्षण और एक तरीके से जो खिंचाव उत्पन्न होता है, काम भावना उत्पन्न होती है, वो उसका मतलब यहाँ से काम से लिया गया है। ठीक है, ये दोनों अर्थ और काम इस संसार में व्यक्ति के भौतिक लगाव कार्यकलाप, क्या मेरे प्यारे दोस्त जो व्यक्ति के भौतिक लगाओ, ये जो आपका पृथ्वी पे आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपका भौतिक मतलब ये जो भौतिक जगत है, इसमें आपके लगाव कार्यकलाप तथा जीवन की सफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपके जीवन की सफलता का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म मानव की पाशविक और दैविक प्रकृति के बीच की श्रृंखला है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य पहले जब पैदा होता है तो वो पाशविक जीवन पाता है। पाशविक का मतलब उसको खाने पहनने अपने काम से मतलब रहता है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। और जब तक वो दैविक प्रकृति नहीं पा जाता है तब तक वो क्या, कब तक नहीं पाता, जब तक वो धर्म का सहारा नहीं लेता है। आगे आपको लिखना रहेगा, इस प्रकार ये चारों उद्देश्य आध्यात्मिकता के लिए किए गए हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, आध्यात्मिकता के लिए किए गए हैं, प्रयत्नों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, क्या प्रयत्नों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। तो आई होप पुरुषार्थ वाला भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि संन्यास आश्रम से क्या अभिप्राय है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, संन्यास आश्रम से क्या अभिप्राय है। आपको पता है कि हिंदू धर्म में जो आश्रम आश्रम व्यवस्था है ये 4 भागों में बांट दी जाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, में 4 भागों में बांटा जाता है। तो उसी का एक हिस्सा संन्यास आश्रम है, इसके बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में आपको जवाब इस प्रकार से देना होगा कि यह 75 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होता है। जब आप 75 वर्ष के हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो है संन्यास आश्रम स्टार्ट हो जाता है। यह अंतिम आश्रम है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये ब्रह्मचर्य, पहला तो आपका ब्रह्मचर्य आता है, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें, फिर आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं और फिर आप संन्यास की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका अंतिम आश्रम है। इसमें व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ त्याग देता है। उसका लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना तथा समाज कल्याण के लिए कार्य करना होता है। आगे आपको लिखना रहेगा, कतिपय विचारों, क्या कतिपय विचारकों ने आश्रम व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए बहुत ठीक कहा है कि आश्रम व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों का समाजवाद है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, उनका समाजवाद है जो अपने स्वाभाविक रूप में एकाधिकारवादी, क्या एकाधिकारवादी प्रवृत्ति का दमन करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा, प्रोफेसर सत्यव्रत जी का कथन है। क्या कहा है उन्होंने कि आश्रम व्यवस्था विकास से शुरू होते होते खुदा तक पहुंच जाती है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, आपका विकास से शुरू होते होते कहाँ तक, खुदा तक यानी भगवान तक वो पहुंचा देती है। तो आई होप ये 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे जो संन्यास आश्रम के बारे में था ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट सेक्शन में बताते रहो कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, चलिए अगला 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि देव विवाह से क्या समझते हैं। आप क्या समझते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है देव विवाह से आप क्या मत समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसकी जानकारी आपको कुछ इस प्रकार से देनी होगी मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मनु स्मृति में कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्त, यज्ञ के समय यज्ञ को समुचित रूप से कराने वाले पुरोहित, ठीक है, पुरोहित जिसे हम ऋत्विक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋत्विक कहते हैं, को अलंकारों से सुसज्जित करके जब कन्यादान में दी जाती है तब इस प्रकार के विवाह को देव विवाह कहा जाता है। फिर से ध्यान में रखिएगा, मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि यज्ञ के समय यज्ञ को समुचित रूप से कराने वाले पुरोहित, ठीक है, को अलंकार से सुसज्जित करके, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अलंकारों से सुसज्जित करके जब कन्यादान में दी जाती है तब इस प्रकार के विवाह को देव विवाह कहा जाता है। प्राचीन काल में यज्ञों का विशेष महत्व होने के कारण किसी पुरोहित से कन्या का विवाह कराना सबसे अच्छा समझा जाता था। मनु का तो यहाँ तक कथन है कि ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान 7 पीढ़ी,
ऊपर तथा 7 पीढ़ी नीचे तक के व्यक्तियों का उद्धार कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये हवन करवा के जो है यज्ञ करवा के शादी करवाई जाती है, तो इसमें यही होता है कि यहाँ से जो संतानें पैदा होती हैं ये 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे तक के सारे सभी लोगों को क्या कर देती हैं, उद्धार कर देती हैं। ठीक है, विवाह भी कई प्रकार के होते हैं। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको गंधर्व विवाह, ठीक है, पैशाच विवाह, असुर विवाह, देव विवाह के बारे में आपने जानकारी प्राप्त ही कर ली है। तो ये सारे विवाह हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि विवाह से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे देव विवाह लगा था, देव विवाह, इसीलिए हमने देव विवाह के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो ये आपका 7वां नंबर प्रश्न भी क्लियर हो गया। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है संयुक्त परिवार के बारे में। तो इसकी जानकारी भी आपको कुछ इस प्रकार से देनी होगी, लिखना होगा कि संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय जीवन दर्शन तथा सामाजिक आदर्शों, नैतिक मान्यताओं तथा राजनीतिक एवं आर्थिक मूल्यों का स्वाभाविक उत्पत्ति है। ठीक है, आगे लिखना होगा यह हिंदुओं के स्वाभाविक तथा वैयक्तिक जीवन में उच्चतम आदर्शों का स्वाभाविक परिणाम है। संयुक्त परिवार पद्धति हिंदुओं के सामाजिक उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों की विभाजन व्यवस्था का संक्षिप्त रूप में हमारे सामने रखती है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के व्यक्ति सम्मिलित रूप से रहते हैं और सभी सदस्यों का वर्चस्व शामिल रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुल मिला के इनके कहने का यही रहा। अब इतने कठिन शब्दों में अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो कई पीढ़ियों के लोग, कम से कम 2 से 3 पीढ़ियों के दो तो कहीं पे भी मिल जाते हैं जनरली, कम से कम 3 पीढ़ी के लोग और कई सारे भाई बहन सभी लोग जब साथ में रहते हों, एक बड़ा सा परिवार जिसमें करीब करीब 20 से ऊपर आदमियों की संख्या हो, वही क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इरावती कर्वे ने लिखा है संयुक्त परिवार के बारे में, ये डाल देना हेडिंग में। इरावती कर्वे ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक ही घर में रहते हैं, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति में संबंधित है, मतलब सामान्य संपत्ति से सभी का संबंध रखते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं। ठीक है, और किसी न किसी प्रकार रक्त संबंधों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, यही क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। किसने कहा है, इरावती कर्वे महोदय ने कहा है। ठीक है, तो ये आपका 8वां नंबर प्रश्न भी आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सामाजिक सुधार से के अर्थ बताइए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सामाजिक सुधार का आपको अर्थ बताना है। तो इसकी भी जानकारी आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। सामाजिक व्यवस्था एक गतिशील व्यवस्था है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक गतिशील व्यवस्था है, ना कि जड़ या स्थिर व्यवस्था। मतलब ये एक गतिशील चलने वाली व्यवस्था है, ना कि कहीं पे एक जगह पे रोक दिया जाए वो रुकी वहीं पे रहे। जड़ का मतलब होता है बिल्कुल उसको जब तक कोई बाह्य बल ना प्रयोग हो तब तक वो वहीं पे रखा रहेगा जहाँ पे रख दिया है। ठीक है, स्थिर, रुकना। ठीक है, आगे इसका तात्पर्य यह है कि समाज की व्यवस्था में एक प्रकार की गति होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, एक प्रकार की गति होती है। इस गति के दौरान समाज केवल अच्छे तत्वों को नहीं बल्कि बुरे तत्वों को भी अपने में समेट लेता है। ठीक है, अच्छे को ही नहीं बुरे को भी साथ में वो लेकर चलते हैं। ये अच्छे सामाजिक प्रगति के कारण बन जाते हैं और बुरे तत्व सामाजिक समस्या के रूप में प्रकट होते हैं। आगे आपको लिखना रहेगा और समाज के शारीरिक पर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाज के शरीर पर फोड़ों की भांति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कोई शरीर में फोड़ा निकल आता है उसी की तरह रहकर उसे कष्ट देते रहते हैं। ठीक है, सभी समाज में पाए जाते हैं कुछ लोग ऐसे, और उसकी स्वाभाविक गति को रोकते हैं। जो उसकी एक चाल है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, उसमें अवरुद्ध बन के ये तैयार हो जाते हैं। आगे आपको लिखना रहे समाज को स्वस्थ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए इन फोड़ों को चीर फाड़ कर समाप्त कर देने की आवश्यकता होती है। समाज को स्वस्थ व प्रगतिशील बनाने के इस कार्य को ही समाज सुधार या सामाजिक सुधार कहते हैं। ठीक है, जो ये हमारे कुछ आपदाई लोग मिलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में क्या हमारे अवरुद्ध बन जाते हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ से निकाल देना चाहिए, जो फोड़े फुंसी की तरह चीर फाड़ के बाहर कर देना चाहिए। वही क्या कहलाता है, समाज सुधार या फिर सामाजिक सुधार कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका 9 नंबर भी प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है।
तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट फिर वही बात, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहो वीडियो कैसा लग रहा है। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से एकीकरण एक प्रक्रिया और व्यवस्था दोनों ही है। क्या है, एक प्रक्रिया के रूप में भी दिखाई पड़ती है और एक अवस्था के रूप में भी हमें देखने को मिलती है। आगे आपको लिखना रहेगा साहित्यिक दृष्टि से एकीकरण का अर्थ कई इकाइयों द्वारा एक संपूर्णता का निर्माण है। ठीक है, कई इकाइयों द्वारा क्या होता है, एक संपूर्णता, एक चीज का निर्माण किया जाता है, वही क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। इनमें भिन्नता की भावना छिपी है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, भिन्नता की भावना छिपी है और यह विचार भी छिपा है कि भिन्न इकाइयों को एक साथ रखा जाए। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा इसका आशय है कि इकाइयां अलग अलग हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस इकाइयां जो हैं वो अलग अलग हैं, पर वे एक दूसरे की सहायता करने और पूरक बनने की इच्छा रखती हैं। ठीक है, आगे लिखना रहेगा राष्ट्रीय एकीकरण की धारणा को मूर्त और अमूर्त दोनों रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषा डॉक्टर घुरिये के शब्दों में उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय एकीकरण को मनोविज्ञान तथा शिक्षण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे आपको लिखना है कि इसमें एकता, दृढ़ता और संबद्धता की भावना का विकास शामिल है। ठीक है, फिर आगे लिखना रहेगा इसमें लोगों के हृदयों में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, लोगों के हृदयों में सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी यहाँ पे जो राष्ट्रीय एकीकरण का है ये भी यहाँ पे समाप्त होता है। साथ में आपका अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन भी समाप्त हो चुका है। जैसे ही आपका मेरे प्यारे दोस्त अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है, वहीं से आपका लघु उत्तरीय अर्थात खंड बा जो है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। लिखा गया है कि सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको 200 शब्दों में देना है। ध्यान दीजिए, यहाँ से आपके टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्टली तो 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्टली आपसे 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करने आपको केवल 5 ही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना था। एक काम आ जाने के कारण मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को यहीं पे रोका जा रहा है, क्योंकि अभी वो करना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अदले गुत्तरी वाला सेक्शन आपका कवर कर लिया गया है इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, आपका जल्द ही मतलब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हो सकता है कि सुबह तक आपको दूसरा वीडियो भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये लघुत्तरी वाला सेक्शन भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।